Good morning all of the students and welcome to Anil Dhaka classes. एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेस में। देखिए हम 4 नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं। 4 नंबर चैप्टर पादप जनन जो पादपों की विशिष्ट जनन विधियों की बात कर रहे हैं। स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एपोमिक्सिस की बात कर ली थी, उसके कुछ प्रकारों की भी बात हम लोगों ने की थी। अभी जो है हम इसके आगे की बात करेंगे। तो देखिए 2 नंबर पे मैंने आपको लिखवाया था अनिषेक बीजता। क्या लिखवाया था? अनिषेक बीजता। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एगामोस्पर्मी। क्या बोला जाता है? एगामोस्पर्मी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसकी अब हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल है। ए का मतलब होता है नहीं या कोई चीज़ का नहीं होना। निषेध का मतलब है निषेचन। बीज का मतलब बीज, अर्थात ए का मतलब हो गया नहीं और निषेचन, निषेध का मतलब निषेचन और प्लस बीज, 3 शब्द हैं। तो सीधे तौर पर अगर परिभाषा की बात करते हैं तो बीज का निर्माण जरूर होता है, लेकिन बिना निषेचन के अगर बीज का निर्माण होता है, किसी पादप में बीज का निर्माण बिना निषेचन के ही अगर होता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं? एगामोस्पर्मी या अनिषेक बीजता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। तो बीज का जो निर्माण है वो बिना निषेचन के ही होता है। अब ये होगा किससे? बीजांड की कोई भी द्विगुणित कोशिका हो सकती है या एंडोसेक जो है उसकी कोई सी भी कोशिका हो सकती है, लेकिन वो निषेचित नहीं होगी। सीधी सी बात ये है, उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी, लेकिन बीज का निर्माण जो है वो होगा। द्विगुणित कोशिका से होगा बीजांड की ओवल की, और जो बीज बनेगा वो भी द्विगुणित होगा। वो भी क्या होगा? द्विगुणित होगा। उसमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका के समान ही होगी। अब इस बीज में और निषेचित बीज में अंतर क्या है कि अनिषेक बीजता से बने बीज और निषेचन से बने बीज में अंतर क्या है? तो अंतर इतना ही है कि निषेचन नहीं होने के कारण इस बीज में जो अनिषेक बीजता से बना है, इस बीज के अंदर जो जीन होंगे वो केवल मात्रक पादप के होंगे। किसके होंगे? केवल मदर प्लांट्स के होंगे। उसमें जो मेल प्लांट्स है उसका कोई रोल नहीं होता है। तो ये इसका अंतर है, एक ध्यान रखना। कोई पूछे तो इसके बारे में आपको इस प्रकार से बताना है, या प्रश्न आए तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद में ये अनिषेक बीजता हो जाती है। अनिषेक बीजता के वैसे तो कई प्रकार हैं, लेकिन इसका एक मुख्य जो प्रकार है अपस्थानिक भ्रूणता, जिसकी बात हमने कल कर ली थी, वो इसी का प्रकार होता है। अपस्थानिक भ्रूणता जो है वो इसी का प्रकार होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली जो है सूक्ष्म प्रवर्धन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है माइक्रो प्रोपागेशन। क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोपागेशन इसको बोला जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ी सी आप बड़ी है, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल सिंपल। सूक्ष्म प्रवर्धन मतलब बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग या कोशिका या उत्तक को लेकर उसका संवर्धन करना। ठीक है, उसे सूक्ष्म प्रवर्धन। लेकिन इसकी सही परिभाषा क्या होगी? देखिए बहुत बड़े स्तर पर कुछ पादप हैं जिनका व्यावसायिक जो है उसमें काम आते हैं, औषधि के रूप में भी काम आते हैं, अन्य भी काम आते हैं। उनका हमें बड़े स्तर पर उत्पादन करना है। बड़े स्तर पर उत्पादन करने के लिए जो है हमें पादप चाहिए, तो उसके लिए ये सूक्ष्म प्रवर्धन विधि जो है माइक्रो प्रोपागेशन ये काम आती है। जैसे वन्य पादप हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं, उनका उत्पादन औषधीय पादप हैं, तथा व्यवसायिक जो भी प्लांट हैं जिनको बिजनेस के अंदर काम में या बड़े स्तर पर काम में लिया जाता है, इनका हम बड़े स्तर पर उपयोग करते हैं, तो इनको हमें ज़्यादा आवश्यकता इनकी होती है। तो इनका हम निर्माण फिर कैसे करेंगे? तो पादपों के जो जीवद्रव्यक हैं, पादपों के जीवद्रव्यक या कोशिकाएं, सेल्स या उत्तक टिश्यू या अंग ऑर्गन्स या जो है ऑल सिस्टम्स जो है पादप का, उनको क्या करते हैं? अलग करते हैं प्लांट से। इनमें से कोई एक भी हो सकता है। कुछ जीवद्रव्यक, कोशिकाएं, उत्तक, अंग अथवा संपूर्ण तंत्र को
अलग करते हैं उस मेन प्लांट से। मेन प्लांट से अलग करके उसको रासायनिक रूप से, किस रूप से, रासायनिक रूप से उचित संवर्धन माध्यम पर। अब ये संवर्धन माध्यम क्या होता है? जिस पर हम नए पादप का निर्माण करते हैं उसे क्या बोला जाता है? संवर्धन माध्यम बोला जाता है। तो मान लीजिए प्लांट है, प्लांट की मान लीजिए हमने फॉर एग्जाम्पल एक कोशिका ले ली। इस कोशिका को हम रासायनिक अलग किया प्लांट से, अलग करने के बाद में इसको रासायनिक रूप से हम उचित जो ज्ञात उचित संवर्धन माध्यम है उस पर ले गए। उस पर ले जाने के बाद हम उसको निर्जमीकृत करेंगे, रोगाणु रहित करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको साफ करेंगे, उसको रोगाणु रहित करेंगे एवं नियंत्रित अवस्थाओं पर, ऐसी अवस्थाओं जिस पे वो कोशिका सही रहे, कार्य जो है वो अपना करती रहे, संवर्धित किया जाता है। संवर्धित किया जाता है, उसको जो है उसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। ये जब करते हैं, कोई भी कोशिका या टिश्यू को हमने लिया प्लांट से अलग करके, उसमें ये काम किया, निर्जमीकृत किया, उसको संवर्धित किया, बाद में उसको पात्रे संवर्धन करते हैं। कौन सा संवर्धन करते हैं? इन विट्रो पात्रे संवर्धन करते हैं। पात्र के अंदर उसको संवर्धित करते हैं जिसके अंदर हमें नए पादप का निर्माण करना है। तो ये आपको याद रखना है, पात्रे संवर्धन करते हैं, जिससे दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, एक तो केलस और एक प्रो है। एक तो केलस और एक प्रो है। केलस से विभेदन होगा, क्या होगा? विभेदन की क्रिया होगी, और प्रो जो है वो जड़ जनन के माध्यम से नवोद्भिद पादप का निर्माण करेगा। क्या किसका निर्माण करेगा? नवोद्भिद पादप का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार की जनन की विधि जो है वो सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। फिर से सुनिए, हमने कोई प्लांट लिया, उसकी कोशिका या उत्तक या जीवद्रव्यक या पूरे तंत्र को अलग किया। अलग करने के बाद में रासायनिक रूप से उसे उचित तथा जो भी माध्यम है संवर्धित माध्यम पर निर्जमीकृत किया, रोग मुक्त किया। करने के बाद में उसको हम पात्रे संवर्धन करते हैं। पात्रे संवर्धन करने पर दो प्रकार की संरचनाएं बनती है, एक तो केलस और एक प्रो है। केलस जो है वो विभेदन का काम करता है, जबकि प्रो है उसमें जड़ जनन द्वारा नवोद्भिद पादप बन जाता है। हमारे पास नवोद्भिद पादप उत्पन्न हो जाता है। नवोद्भिद पादप बनने के बाद में उसको जो वातावरण पादप जो बना है, नया पादप जो, उसको वातावरण के अनुसार वातानुकूलित एंड प्राकृतिक आवास के अंदर रखा जाता है। प्राकृतिक आवास के अंदर हम उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो है जनन की क्रिया होती है वो सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपागेशन कहलाती है। ठीक है, ये हमारे तीन हो गए, एपोमिक्सिस, एगामोस्पर्मी एंड माइक्रो प्रोपागेशन। अब देखिए इसके सूक्ष्म प्रवर्धन जो है, इसके इम्पोर्टेंस बताता हूँ आपको कि माइक्रो प्रोपागेशन क्यों किया जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया है वो क्यों की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हम इस विधि द्वारा कम समय व सीमित स्थान पर क्या कर सकते हैं? असंख्य पादपों का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उनको वेट करने की आवश्यकता नहीं होती है कि वो आएगी, वो अवस्थाएं आती हैं स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट, उसके बाद में हमें जो पादप है वो बनेगा। इसके अंदर इस प्रकार से करके हम आसानी से बिल्कुल ही कम समय में और कम सीमित स्थान पर हम असंख्य पादपों का डेवलपमेंट या निर्माण जो है वो कर सकते हैं। दूसरा कारण, अगर इस विधि से हम नए पादप का निर्माण कर रहे हैं, यह आधुनिक तकनीक है, मॉडर्न जो है टेक्निक है, इसका अगर हम कर रहे हैं तो बाह्य वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाह्य वातावरण का इस पर क्या नहीं होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा जो है, देखिए, रोग मुक्त व आर्थिक रूप से जो भी महत्वपूर्ण पादप हैं, रोग मुक्त हैं, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली जो रूप से क्या है महत्वपूर्ण है, उन पादप, जैसे उन पादपों के नाम बताता हूँ, आर्किड है, ठीक है, गैलिडियोलस है, गुलदाउदी है, आदि का हम व्यावसायिक स्तर पर आसानी से या सफलतापूर्वक जो है इनका विकास कर सकते हैं। इसलिए इस विधि को उपयोग में लिया जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि को उपयोग में लिया जाता है।
ठीक है, किसकी बात करते हैं? बहुभ्रूणता की। इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीइम्ब्रियोनी। क्या बोला जाता है? पॉलीइम्ब्रियोनी। ठीक है, आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है अभी, और ये टॉपिक इस बार महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट। बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है, बाद में बताऊंगा इसके बारे में किसने खोज इसकी की थी, सर्वप्रथम अध्ययन। लेकिन उससे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है पोली, बहु का मतलब एक से अधिक। क्या मतलब होता है? एक से अधिक, प्लस इम्ब्रियो, प्लस इम्ब्रियो मतलब भ्रूण, मतलब भ्रूण। मतलब ये हुआ कि एक से अधिक, जब किसी परिपक्व बीज में या एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण या इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता या पॉली इम्ब्रियोनी बोलेंगे। बहु का मतलब एक से अधिक, भ्रूणता मतलब भ्रूण। बीज के अंदर, बीज आपको याद रखना, सीड के अंदर, अरे हमने पीछे बीज की संरचना पढ़ी, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो बीज की संरचना आपने वीडियो देखा होगा, उसके अंदर जो इसके अंदर क्या क्या बनते हैं? भ्रूण बनता है, ठीक है, भ्रूणपोष बनता है, बीज पत्र बनते हैं, कोटिलीडोनी, इम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, ठीक है, प्रांकुर, मूलांकुर आदि बनते हैं, ठीक है, रेडिकल जो भी हैं वो इसके अंदर बनते हैं। तो बीज के अंदर भ्रूण, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना। लेकिन सामान्यतया हम लोग देखते हैं एक बीज के अंदर एक ही इम्ब्रियो होता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बहुभ्रूणता। तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों के विकसित होने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पॉली इम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहलाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। बनता कैसे है कि इसका निर्माण ऐसे कैसे हो जाता है? देखिए, बीजांड या बीज या निषेचित अंड में एक से अधिक भ्रूण बन रहे हैं, तब इसको ये बोलेंगे। ओविल पहले बीजांड ही तो होता है, बीजांड के बाद बीजांड से बीज बनता है और बीज के अंदर भ्रूण बनता है, ठीक है। और आपको मैंने सारणी बताई थी, उसके अंदर आपने पढ़ा कि जो भ्रूण है वो अंड कोशिका से बनता है। किससे बनता है? अंड कोशिका से। अंड कोशिका में ये निषेचित अंड कोशिका में एक से अधिक अगर इस प्रकार से भ्रूण बन जाते हैं तो भी इसको बहुभ्रूणता बोलेंगे। अध्ययन की बात करते हैं, सर्वप्रथम इसकी स्टडी की बात करते हैं तो 1719 में 1719 के अंदर संतरे के अंदर, संतरा आप लोग जानते हो, इस संतरे के बीज में सर्वप्रथम इस बहुभ्रूणता का अध्ययन किया था एंटोनी वॉन लुविनहोक। कक्षा 11 में बहुत बार नाम आया था। एंटोनी वॉन लुविनहोक ने 1719 में संतरे के बीज में इसकी खोज की थी या इसका अध्ययन सर्वप्रथम किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बहुभ्रूणता की बात करते हैं तो अनावर्त बीजी जो पादप हैं, ऐसे पादप जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म नगन बीजी, ऐसे पादपों में ये एक सामान्य लक्षण है। सिंपल जो है कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर सामान्य लक्षण हैं, लेकिन आवर्त बीजी के भी कुछ जिनस ऐसे हैं, कुछ जातियां, कुछ वंश ऐसे हैं जिनके अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है। फिर से सुन लो, अनावर्त बीजियों के अंदर ये सिंपल प्रोसेस है, लेकिन अगर हम बात करें किसके अंदर, आवर्त बीजी के अंदर भी अगर बात करें, जिम्नोस्पर्म में होती है सामान्य, लेकिन अगर आवर्त बीजी में बात करते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, तो इसके भी कुछ वंश हैं जिनमें ये पाई जाती हैं, जैसे लेमन, नींबू है, जामुन है, प्याज है, प्याज को एलियम भी बोला जाता है, ठीक है ना, क्रोटेलेरिया है आदि। इनके अंदर भी जो बहुभ्रूणता की कंडीशन है वो पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना, जिम्नोस्पर्म का नहीं पूछता, ज़्यादातर जो है एंजियोस्पर्म का पूछते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो बहुभ्रूणता है उनके कोई दो पादपों के उदाहरण लिखिए, तब आपको नींबू, जामुन, प्याज या क्रोटोलेरिया के बारे में आप लोग लिख सकते हो। इसके अलावा एक वेंडा पादप है जो अधिपादप है, दूसरे पादप के सहारे जीवित रहता है, अधिपादप, ठीक है, वेंडा। इसमें जो इसका जो बीज अंकुरण के समय एक से अधिक परिपक्व भ्रूण पाए जाते हैं। किस समय?
जब सीड का जर्मिनेशन होगा, बीज अंकुरित हो रहा होता है, उस समय इसके अंदर एक से अधिक जो है परिपक्व भ्रूण पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये बहुभ्रूणता छोटा सा टॉपिक था, लेकिन अब हम इस बहुभ्रूणता के कारण पढ़ेंगे, और वो हम जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर ये एक सामान्य लक्षण है, तो उसके अंदर हम नहीं पढ़ेंगे। हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादपों के अंदर इस बहुभ्रूणता के कारणों की हम लोग बात करेंगे। क्या रीजंस हैं जिसके कारण ये आवर्तबीजी पादपों में भी इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। 4 मुख्य कारण है। पहले आपको नाम बता देता हूँ चारों कंडीशन के, उसके बाद में हम चारों कंडीशंस को विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, पहली जो कंडीशन है वो है प्राक भ्रूण के विदलन से। किससे? अभी आपको सीधा ही बता रहा हूँ, उसके बाद अभी बात करेंगे हम 4 बताने के बाद तुरंत कि प्राक भ्रूण के विदलन से कैसे। पहला है प्राक भ्रूण के विदलन से। दूसरा है अगर बीजांड के अंदर उपस्थित अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिकाएं जो हैं उनसे भी क्या है भ्रूण के निर्माण होने से। 2 नंबर। 3 नंबर, अगर बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोष या एक से अधिक एंडोसेक जो हैं वो अगर विकसित हो जाते हैं तो इसमें क्या है बहुभ्रूणता का जो है वो स्थिति बन जाती है। 4 नंबर कारण की अगर हम बात करते हैं तो 4 नंबर कारण जो है वो है बीजांड के अंदर उपस्थित बीजाणुद्भिद कोशिका अगर सक्रिय हो जाती है, अगर जो स्पोरोफाइट सेल्स हैं वो अगर एक्टिव हो जाती हैं, उसके कारण भी ये पॉली एम्ब्रियोनी की जो कंडीशन है वो लागू हो जाती है। अब इन चारों की हम विस्तार से बात करते हैं। देखो, पहला कारण था विदलन बहुभ्रूणता, अर्थात प्राक भ्रूण के विदलन से। तो ये देखो विदलन बहुभ्रूणता क्या होती है। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, इंग्लिश में क्या बोले, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। विदलन एक विभाजन है, तो लगातार कोशिकाओं में होता रहता है। मैंने आपको पहले भी जाइगोट के अंदर बताया था, जूलॉजी जब हम पढ़ रहे थे। देखिए, युग्मनज या प्राक भ्रूण के अंदर जब विदलन होगा तो विदलन होने से एक से अधिक जो है एम्ब्रियो या भ्रूण है वो विकसित हो जाते हैं। इस घटना को विदलन बहुभ्रूणता कहा जाता है। युग्मनज या प्राक भ्रूण में विदलन होने से या विभाजन, कौन सा विभाजन, विदलन विभाजन होने से एक से अधिक भ्रूण जो है वो विकसित हो जाते हैं। ये जो है जैसे यूलोफिया की हम बात करते हैं, ये एक आर्किड होता है, यूलोफिया पादप आर्किड पादप होता है। इसके अंदर ये 3 प्रकार की पाई जाती है। बहुभ्रूणता कितने प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की। पहली कंडीशन देखिए, जो जाइगोट है उसमें अनियमित विभाजन होंगे, न कि विदलन। अनियमित विभाजन होंगे जिससे कई कोशिकाओं का पिंड बनेगा, कोशिकाएं बनेंगी जिनका एक पिंड बनेगा, और इस पिंड के निवाहक की तरफ स्थित कोशिकाओं में वृद्धि होगी। निवाहक की तरफ स्थित कोशिकाओं में क्या होगी? ग्रोथ या वृद्धि होगी, और ग्रोथ या वृद्धि होने से किसका निर्माण होगा? एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। प्राक भ्रूण जो है इस पे कलिका या जो है अतिवर्धियाँ निकलेंगी। कलिका या क्या निकलेंगी? अतिवर्धियाँ निकलती हैं। अतिवर्धियाँ निकलेंगी तो उस अतिवर्धी या कलिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तीसरी कंडीशन है तंतुमय भ्रूण, फिलामेंटल जो एम्ब्रियो है उसकी बात करते हैं। तो इसमें जो प्राक भ्रूण होगा वो क्या हो जाता है? शाखित हो जाता है, कई शाखाएं उस पर आ जाती हैं, और प्रत्येक शाखा से एक नए भ्रूण का निर्माण होता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तंतुमय भ्रूण बोलते हैं। इसके अंदर शाखाएं जो हैं वो बनती हैं, और प्रत्येक शाखा से एक नए भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये पहली कंडीशन थी। दूसरी मैंने आपको बताई थी कि बीजांड में उपस्थित अन्य कोशिकाओं से, अंड कोशिका से तो होता ही है, अन्य कोशिकाओं से अगर हम बात करते हैं तो अनिषेचित या निषेचित कोई सी भी जो सहायक कोशिकाएं हैं, अनिषेचित व निषेचित सहायक कोशिकाओं से भी, किसका? अंड कोशिका से तो होता ही होता है, अंड कोशिका से तो बने ही बनेगा, क्योंकि हमने आवर्तबीजिक, ये कारण हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? केवल एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ रहे हैं। तो उसमें अंड कोशिका से एक भ्रूण तो बनता ही बनता है। हम
पढ़ ये रहे हैं कि एक से अधिक कैसे बने, उनके क्या कारण है। तो कई बार अनिषेचित व निषेचित सहायक कोशिका से भी किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जैसे कि द्विगुणित अगर बात करें उदाहरण की, आवर्तबीजी में एरिस्टोलोकिया ब्रेकिएटा हो गया, कौन सा, एरिस्टोलोकिया ब्रेकिएटा हो गया। और अगर अगुणित पादप की बात करते हैं तो वो हो गया आर्जीमोन मेक्सिकाना, क्या हो गया, आर्जीमोन मेक्सिकाना। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर बात करते हैं, अगर बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोश या एंडोसेक बन गए, एक से अधिक एंडोसेक बन गए, ठीक है, भ्रूण कोश बन गए, तो उनसे क्या होगा, जो है एक से अधिक भ्रूण कोश बनने से उनमें अलग अलग अंड कोशिका होगी और उन अलग अलग अंड कोशिकाओं से क्या होगा, अलग अलग कोशिकाओं से क्या होगा, एक नया जो है वो बनेगा, नया भ्रूण जो है वो बनेगा। जैसे केजुराइना मोंटाना, केजुराइना मोंटाना। ठीक है, 4 नंबर हमारा है बीजांडकाई से या बीजांडकाई की सेल्स से, न्यूक्लियोलस इसे बोलते हैं, या इंटीग्यूमेंट अध्यावरण की कोशिकाओं से भी कई बार भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, अगर बीजांडकाई या अध्यावरण की कोशिकाओं से आवर्तबीजी में भ्रूण बनता है तो उसे अपस्थानिक भ्रूण बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपस्थानिक। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बहुभ्रूणता की सार्थकता की, महत्व की, इम्पोर्टेंस की, सिग्निफिकेंस की, इसकी बात करते हैं। सार्थकता या महत्व की इसकी बात, बहुभ्रूणता की सार्थकता की, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी है, उसकी बात करते हैं, जिसका उद्यान विज्ञान, कोशिका विज्ञान व आनुवांशिकी व पादप प्रजनन, जेनेटिक्स एंड जो प्लांट ब्रीडिंग है, इन क्षेत्रों के अंदर इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है उनकी बात करते हैं। देखो, हमने अभी बात की थी कि बीजांडकाई या अध्यावरण की कोशिकाओं से जिस एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होगा उसे अपस्थानिक भ्रूण कहा जाता है। ये अपस्थानिक भ्रूण जो होते हैं ये अपनी मात्रक पादप के समान होते हैं। कैसे होते हैं, अपनी मात्रक पादप के समान होते हैं। दूसरा, अपस्थानिक भ्रूण जो होते हैं इनमें ओज, ये जो होते हैं ओज से भरपूर होते हैं, इनमें जो लक्षण होते हैं वो उनसे ये भरे हुए रहते हैं। 3 नंबर जो है, अपस्थानिक भ्रूण जो होते हैं ये रोग रहित होते हैं। क्या होते हैं, रोग रहित, अर्थात उदाहरण की बात करें, नींबू में विषाणु रहित क्लोन जो है वो इसी से विकसित किए जाते हैं। 4 नंबर, अगुणित जो भ्रूण है, कौन से भ्रूण, अगुणित जो भ्रूण है उनका कोशिका विज्ञान में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। अगुणित भ्रूण का कोशिका विज्ञान में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। 5 नंबर की अगर बात करें तो इस अगुणित भ्रूण को कोल्चिसिन द्वारा उपचारित करके, किसके द्वारा, ये नाम याद रखना है आपको, कोल्चिसिन के द्वारा उपचारित करके, ये यंत्र का नाम है, इसके द्वारा उपचारित करके समयुग्मकी वंशावली को विकसित किया जाता है। समयुग्मकी वंशावली को विकसित किया जाता है जो पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग के अंदर महत्वपूर्ण होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुभ्रूणता की सार्थकता थी या इसके महत्व थे। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाता है 4 नंबर, और हमारी पहली यूनिट भी पूरी हो जाती है। हमने पहले और दूसरे चैप्टर के आपको नोट्स नहीं दिए हैं, जो भी मैटर था वीडियो के माध्यम से मैंने YouTube पर डाल दिया है। तो मैं आज ही आपके लिए पहले चैप्टर के नोट्स हैं वो भेज दूंगा और दूसरे चैप्टर के नोट्स अगले दिन भेजेंगे।